मिडिल ईस्ट की वार अब तीसरी हफ्ते में एंटर हो चुकी है। ऑयल प्राइस रेपिडली ऊपर जा रहे हैं, ग्लोबल मार्केट कंप्लीटली प्रेशर में है और इन्वेस्टर दुनिया भर में अनसर्टिनिटी का सामना कर रहे हैं। लेकिन इस कैओस के बीच में एक सरप्राइज सिग्नल भी आ रहा है और वो है क्रिप्टो मार्केट उतना क्रैश नहीं हुआ जितने के स्टॉक और बॉन्ड्स, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट ऑलरेडी डाउन था। क्या क्रिप्टो इन्वेस्टर ऑलरेडी नेक्स्ट मॉनेटरी स्टिमुलस को फ्रंट रन कर रहे हैं? इस दौरान यूएस ट्रेजरी 10 ईयर यील्ड भी डेंजरसली ऊपर जा रहा है, जो ग्लोबल इंटरेस्ट रेट और बोरोइंग कॉस्ट को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। और अगर यील्ड ऊपर स्पाइक करते हैं तो गवर्नमेंट को लिक्विडिटी इंजेक्ट करना पड़ सकता है सिस्टम के लिए। हिस्टोरिकली जब सिस्टम में लिक्विडिटी आती है तो क्रिप्टो मार्केट अब सबसे एग्रेसिवली रिएक्ट करता है। इस बीच एक और जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट भी आ रही है और वो है कि चाइना ने सडनली ताइवान के ऊपर मिलिट्री एक्टिविटी कम कर दी है, जिसने एशिया स्पेसिफिक रीजन में नए स्ट्रेटेजिक सवालात पैदा कर दिए। तो अब सवाल यह है कि क्या ग्लोबल वॉर एस्केलेशन, ऑयल क्राइसिस और इंटरेस्ट रेट मिलकर क्रिप्टो मार्केट के नेक्स्ट मेजर मूव को ट्रिगर कर सकते हैं या फिर नहीं। आज हम इस वीकली अपडेट में इसी को डीप डाइव करेंगे और आपको बताएंगे कि इसके लिए क्रिप्टो मार्केट पे इसका क्या इफेक्ट होगा। तो मैं हूं सलीम खान और आप देख रहे हैं द ब्लॉकॉनमिस्ट, और एज यूजुअल आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। दिस वीडियो इज जस्ट न्यूज अपडेट टू अपडेट यू रिगार्डिंग टू द अपकमिंग वीक्स। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि मिडिल ईस्ट वार का ग्लोबल मार्केट पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। आज मिडिल ईस्ट की वार तीसरे हफ्ते में एंटर हो चुकी है और सबसे डेंजरस बात यह है कि ये अभी तक किसी साइड ने बैक डाउन का कोई सिग्नल नहीं दिया। इस वजह से ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी और वोलेटिलिटी बढ़ती जा रही है। स्टॉक मार्केट प्रेशर में है, बॉन्ड सेल हो रहे हैं और ऑयल प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जा रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो क्रिप्टो मार्केट उतना क्रैश नहीं हुआ जितने के ट्रेडिशनल मार्केट क्रैश हुए, और इसका रीजन शायद ये हो सकता है कि क्रिप्टो मार्केट शायद ऑलरेडी फ्यूचर स्टिमुलस को और डी एस्केलेशन को अभी से प्राइस कर रही हो। मतलब ये है कि क्रिप्टो इन्वेस्टर शायद समझ चुके हैं कि ये वार ज्यादा लंबी नहीं चल सकती, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। इसलिए हो सकता है कि आने वाले दिनों में क्रिप्टो बाकी मार्केट को लीड करे और एक सिग्नल दे कि मार्केट जो है ना वो रिवाइव कर रही है। अब हम बात करेंगे एजेंटिक इकोनॉमी का, जो फ्यूचर इंटरनेट का सबसे बड़ा शिफ्ट है। इस सब के बीच एक और फैसिनेटिंग डेवलपमेंट इस वक्त सामने आ रही है और वो है एजेंटिक एआई। ये एक ऐसा फ्यूचर मॉडल है जहां इंटरनेट पर होने वाला ज्यादातर स्पेंडिंग एआई एजेंट के थ्रू होंगे। मतलब ये है कि फ्यूचर में हो सकता है कि एआई एजेंट खुद शॉपिंग करे, एआई एजेंट खुद आपके लिए सर्विसेज परचेस करे और एआई एजेंट खुद एक ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करे। और अगर ऐसा होता है तो इंटरनेट की मेजॉरिटी इकोनॉमिक एक्टिविटी मशीन के थ्रू ही ऑपरेट होगी, ना कि ह्यूमन के। और फिर एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर मशीन ज्यादा स्पेंडिंग कर रही होगी तो ह्यूमन क्या करेंगे। ये एक फिलोसॉफिकल और इकोनॉमिक डिबेट है जो इस वक्त स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप पिछले वीक के मार्केट डेटा पर नजर दुलाएं तो एक चीज कंप्लीटली क्रिस्टल क्लियर है कि मार्केट और ग्लोबल इकोनॉमी इस कॉन्फ्लिक्ट को सबसे वीक पार्टिसिपेंट है। ना अमेरिका जल्दी पीछे हटने वाला है और ना ईरान, लेकिन मार्केट ऑलरेडी प्रेशर में आ चुकी है। और ये सिर्फ स्टॉक तक लिमिटेड नहीं है, अब बॉन्ड भी सेल होना स्टार्ट हो गए हैं। इन्वेस्टर अब दो चीजों को इस वक्त प्राइस कर रहे हैं। एक है कि वार की वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो सकती है और दूसरा है कि गवर्नमेंट को वार फाइनेंस करने के लिए ज्यादा बॉन्ड इशू करने पड़ सकते हैं। और आज बॉन्ड की सप्लाई बढ़ती जा रही है तो बॉन्ड यील्ड ऊपर की तरफ चलते नजर आ रहे हैं और यही सिचुएशन एक इंटरेस्टिंग हो जाती है। इसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्या होने वाला है आगे। अगर आप यूएस 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड के चार्ट देखें तो वार स्टार्ट होने से पहले एक इंटरेस्टिंग पैटर्न था। यील्ड एक्चुअली ब्रेकडाउन के एज के बिल्कुल करीब थी और इसका रीजन था कि प्राइवेट क्रेडिट मार्केट ऑलरेडी प्रॉब्लम में था। लेकिन जब फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है तो इन्वेस्टर सेफ एसेट की तरफ मूव करता है, जैसे कि गोल्ड, बॉन्ड और ट्रेजरी। लेकिन जैसे ही ईरान वार स्टार्ट हुई तो 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड सडनली रैपिडली ऊपर जाना स्टार्ट हो गई और ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है, क्योंकि 10 ईयर यील्ड डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है मॉर्गेज रेट को, बिजनेस लोन को, कॉर्पोरेट बोरोइंग को और कंज्यूमर क्रेडिट को। मतलब अगर यील्ड ऊपर जाती है तो पूरी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट ऊपर स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं और ये इकोनॉमी के लिए एक डेंजरस साइन होता है। तो अब सिचुएशन ये है कि 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड एक मैसिव ब्रेकआउट के एज के करीब है और अगर ये ब्रेकआउट हो गया तो यूएस इंटरेस्ट रेट शार्पली स्पाइक कर सकती है और ऑनेस्टली ग्लोबल इकोनॉमी अभी इस शॉक को हैंडल नहीं कर सकती। इसलिए प्रोबेबिलिटी ये है कि यूएस ट्रेजरी
या फेडरल रिजर्व। इसलिए प्रोबेबिलिटी यह है कि यूएस ट्रेजरी या फिर फेडरल रिजर्व कोई ना कोई स्टेप ले सकते हैं बॉन्ड यील्ड को नीचे लाने के लिए। और इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो वो मॉनेटरी स्टिमुलस देंगे या पर वॉर को डी एस्केलेशन की तरफ लेके जाएंगे। और दोनों चीज़ों मार्केट के लिए एक बुलिश सिग्नल साबित हो सकते हैं। इसी वजह से हो सकता है कि क्रिप्टो मार्केट ऑलरेडी इस सिनेरियो को पहले से प्राइस कर रही हो। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ एक और कॉम्प्लिकेशन भी है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का प्लान डी एस्केलेशन करने वाला नियर फ्यूचर में बिल्कुल भी नहीं है, और इसकी वजह भी इंटरेस्टिंग है। ईरान शायद इस वार को मिलिट्री वार से ज्यादा इकोनॉमिक वार के तौर पर देख रहा है, और उनकी स्ट्रेटेजी सिंपल है, जितनी देर वार चलती रहेगी उतनी ज्यादा ग्लोबल इकोनॉमी पर प्रेशर पड़ेगा, और जब निगोशिएशन होंगे तो ईरान की बार्गेनिंग पावर शायद सबसे ज्यादा हो। इसलिए अगर यूएस की तरफ से स्टिमुलस या डी एस्केलेशन होती है तो ये रैली शायद टेम्पररी हो। अब हम बात करेंगे ऑयल की। सबसे क्रिटिकल चेक पॉइंट है इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। वार से पहले रोजाना तकरीबन 220 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल यहां से पास होता था, और जब सप्लाई डिस्टर्ब हुई है तो ग्लोबल ऑयल मार्केट पैनिक मूड में चला गया। इसलिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA ने अनाउंस किया कि मेंबर कंट्री मिलकर 400 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल रिलीज करे। गोल सिंपल है कि ग्लोबल ऑयल शॉर्टेज को टेम्पररी अपसेट करना है थ्रू दिस इंक्रीज। लेकिन अगर आप नंबर कैलकुलेट करें तो सिचुएशन उतनी सिंपल नहीं है जितनी नज़र आ रही है। अगर वर्ल्ड नॉर्मली 20 मिलियन बैरल पर डे यूज़ करता है तो 400 मिलियन पर बैरल सप्लाई सिर्फ 20 दिन तक का बफर दे सकता है, और ये कैलकुलेशन भी ऑप्टिमिस्टिक है क्योंकि वार के फर्स्ट 12 से 13 दिन ऑलरेडी डिस्ट्रप्शन में गुजर चुके हैं। मतलब रियलिटी में ऑयल रिजर्व और भी फास्ट तरीके से ड्रेन हो सकता है। और एक प्रॉब्लम भी है कि स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व ऑलरेडी लो है, और ये रिजर्व ड्रेन हो गए तो फ्यूचर ऑयल शॉक और भी डेंजरस हो सकता है। वार का सबसे डेंजरस एस्पेक्ट ये है कि अटैक सिर्फ मिलिट्री टारगेट पर नहीं हो रहे, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस टारगेट का हिस्सा है। ईरान मिडिल ईस्ट के एनर्जी फैसिलिटी पर स्ट्राइक हो रहे हैं, और यूएस और इजराइल भी ईरानियन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को इस वक्त हिट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर वार कल भी ख़त्म हो जाए तो भी सप्लाई शॉर्टेज महीनों तक या फिर सालों तक रह सकता है। और अगर ईरान का पॉलिटिकल सिस्टम चेंज नहीं होता तो रीजन इंडेफिनिटली वोलेटाइल रह सकता है। जब दुनिया का फोकस मिडिल ईस्ट पर इस वक्त है तो एशिया स्पेसिफिक रीजन में भी कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होते नजर आ रहे हैं। रिसेंट वीक में चाइना ने ताइवान के ऊपर जेट फाइटर कम कर दिए हैं। अगर देखा जाए तो पहले ताइवान रेगुलरली ताइवान एयर स्पेस के पास मिलिट्री फाइट करता था, लेकिन अब ये एक्टिविटी स्लो होती नजर आ रही है। इसके दो पॉसिबल रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन यह है कि चाइना फ्यूल कंजर्व शायद कर रहा हो, क्योंकि चाइना का 13% ऑयल ईरान से आता है, और ईरान वार सप्लाई डिसरप्ट कर सकती है तो चाइना के लिए भी फ्यूल प्रेशर क्रिएट हो सकता है। लेकिन दूसरा पॉसिबिलिटी और भी स्ट्रेटेजिक है। हो सकता है कि चाइना को ऑलरेडी पता था कि ईरान वार आने वाला है। अगर आप जियोपॉलिटिकल कैलेंडर देखें तो ताइवान इन्वेजन के लिए आइडियल मंथ्स हिस्टोरिकली माने जाते हैं अप्रैल, मई और अगस्त, और अब अप्रैल सिर्फ कुछ हफ्ते दूर है। और अगर अप्रैल में इन्वेजन होता है तो टाइमिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि उस वक्त IEA ऑयल रिजर्व रिलीज ख़त्म हो सकता है। स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व काफ़ी लो है और वेस्टर्न वेपन स्टॉक भी प्रेशर में होंगे। तो मतलब ये है कि स्ट्रेटेजिकली ये मोमेंट चाइना के लिए एक आइडियल विंडो है कि वो ताइवान पे अटैक कर सके। अब इस सब में शॉर्ट टर्म में तो एक चीज़ क्लियर होती नज़र आ रही है, वो ये है कि ग्लोबल इकानमी और मार्केट को स्टिमुलस की डेस्परेटली ज़रूरत है, और आज स्टिमुलस आता है तो लिक्विडिटी मार्केट में फ्लो करती है, और हिस्टोरिकली हमने देखा है कि क्रिप्टो लिक्विडिटी का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होता है। इस वक्त एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ज़्यादा क्रिप्टो ट्रेडर भी 2022 की प्राइस पिक्चर को इस वक्त देख रहे हैं। मतलब कि उनका एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट शायद स्लो हो या बेरिश हो, लेकिन अगर स्टिमुलस आता है तो एग्जैक्टली ये अपोजिट हो सकता है, और फिर एक मैसिव शॉर्ट स्क्वीज स्टार्ट हो सकता है, जहां प्राइस अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाए। और हो सकता है कि इस बार क्रिप्टो मार्केट फिर से प्रूव करे कि क्रिप्टो सिर्फ फॉलो नहीं करता, कभी कभी ग्लोबल मार्केट को लीड भी करता है। तो ये था वीकली अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको डेली अपडेट्स और न्यूज़ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।